हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका एसएमजी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशंस को कंटिन्यू किए थे, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल के बारे में हम बताए थे कि प्लेन एंगल लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का रेशियो हो रहा था। यानी लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के रेशियो को हम प्लेन एंगल या सिंपली उसको एंगल भी बोल रहे थे। यानी कहीं पे कोई हमको एंगल बोले, इसका मतलब प्लेन एंगल बोल रहा है। और दूसरा हम बताए थे कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल के बारे में बताए थे, कोई भी इसके स्फेरिकल सरफेस मेरे पास अवेलेबल है तो उस पर कैसा भी एरिया आप कट कर लीजिए, और जो एरिया कट किया गया है उसके द्वारा उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाया जा रहा है 3D में, उसको हम सॉलिड एंगल बोल रहे थे। यानी कोई एरिया मेरे पास है, जैसे मान लीजिए ये ऐसा एरिया हम काटे हैं किसी स्फेयर के ऊपर से, किसी फुटबॉल के ऊपर से, और यहाँ पे इसका स्फेयर का सेंटर है, तो इसके हर एक पॉइंट से एक लाइन मिलाएंगे, एक एरिया के हर एक पॉइंट से एक लाइन मिलाएंगे, तो देख रहे हैं आप 3D में कुछ एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को हम सॉलिड एंगल बोल रहे थे। इतना हम बता चुके थे। और बताए थे कि प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और ये एक 2D फिगर है। और सॉलिड एंगल के बारे में बताए थे, इस सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। चूँकि सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है, इसीलिए कभी कभी सॉलिड एंगल पूछने के बजाय कोई स्टेरेडियन पूछ देता है। यानी स्टेरेडियन पूछ रहा है, इसका मतलब सॉलिड एंगल पूछ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पे। जब भी पूछे कि सॉलिड एंगल क्या होता है या स्टेरेडियन क्या होता है, तो सॉलिड एंगल के बारे में बताना है, ठीक। और बताए थे सॉलिड एंगल जो है एक 3D फिगर है मेरे पास। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट। किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का क्या मतलब है, उसका क्या डिफिनीशंस हैं, तो उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगला टॉपिक दीजिए, यूनिट। यूनिट तो इसको नोट कीजिएगा। यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ कंपैरिजन of that physical quantity, comparison of that physical quantity with chosen standard value। यानी यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ कंपैरिजन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विद चूजन स्टैंडर्ड वैल्यू। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए किसी खास वैल्यू को हम चूज करेंगे, कोई खास वैल्यू हम चुन लेंगे और उससे कंपैरिजन करके उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हम मेजर कर लेंगे। सपोज कीजिए कि मुझे इस मार्कर का लेंथ मेजर करना है, तो इसके लिए खास वैल्यू कुछ भी हम चूज कर सकते हैं। मान लीजिए इसके लिए हम खास वैल्यू एक उंगली चूज कर रहे हैं अपना, जिससे हमको इस मार्कर को मेजर करना है, और इस मार्कर को अपनी इस उंगली से मेजर करेंगे। तो कैसे मेजर करेंगे? 1 2। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा मार्कर है, मेरी उंगली का, मेरे फिंगर का
2 टाइम्स है, यानी मेरे मार्कर का जो लंबाई हो गया मेरे उंगली का, मेरे फिंगर का 2 टाइम्स हो गया। यानी खास वैल्यू यहाँ पे हम मार्कर को मेजर करने के लिए अपना उंगली चूज किए हैं, इसी उंगली को यहाँ पे बोल देंगे यूनिट। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई आदमी अगर ऐसा करे तो कुछ भी चूज कर सकता है वो? यस, कुछ भी चूज कर सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ऐसा होता कि इंसान कुछ भी चूज करने लग जाता तो बहुत बड़ी समस्या की उत्पन्न हो जाती है अपने लोगों के सामने। क्या समस्या उत्पन्न होती? जैसे मान लीजिए कि अपने लोग यहाँ पे इस मार्कर का लेंथ इस उंगली से मेजर कर रहे हैं और कहीं और जाते तो किसी धागा से मेजर कर लेता, कहीं और जाते तो किसी और चीज़ से मेजर कर लेता। तो फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हैं कि हर एक इंसान अगर अपने मर्जी का करने लगता तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए इस समस्या को देखते हुए 1971 में एक इंटरनेशनल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया पेरिस में, जहाँ पे डिसाइड किया गया कुछ क्वांटिटीज़ का यूनिट जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था, यानी पूरी दुनिया को उसको एक्सेप्ट करना था, यानी उसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती, और उस में कुछ क्वांटिटीज़ का यूनिट डिसाइड किया गया। तो फ्रेंड्स आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि मेरे पास तो बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं, तो इतना क्वांटिटीज़ का यूनिट उसमें डिसाइड कर दिया गया बस एक मीटिंग में? तो फ्रेंड्स मेरा जवाब है नहीं। जब इंटरनेशनल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था 1971 में, तो आप भी जानते हैं ये बात कि मेरे पास बस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि हम अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताए हुए थे कि मेरे पास केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। बस यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, और बाकी सारे क्वांटिटीज़ इसी क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव किया गया है। तो फ्रेंड्स अगर मेरे पास 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं तो स्वाभाविक है कि फंडामेंटल यूनिट भी 7 ही होगा। तो उसी क्वांटिटीज़ का यूनिट 1971 में जब मीटिंग बुलाया गया था पेरिस में, तो उस टाइम उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूनिट डिसाइड कर दिया गया, और उसका यूज करके बाकी सारे क्वांटिटीज़ का यूनिट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास लेंथ का यूनिट, मान लीजिए लेंथ का यूनिट मान लीजिए मीटर डिसाइड किया गया वहाँ पे। तो अपने लोगों को मान लीजिए मेजर करना है किसी चीज़ की लंबाई, तो उसको हम क्या लेंथ को मीटर में मेजर कर लेंगे। और मान लीजिए किसी चीज़ का हमको वॉल्यूम मेजर करना है, तो क्या कर सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। देख रहे हैं कि लेंथ से ही हम सबको डिराइव कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट डिसाइड कर दिया गया, बाकी हम सबका डिराइव कर सकते थे। तो इसी यूनिट को जो उस 1971 में डिसाइड किया गया था पेरिस के इंटरनेशनल मीटिंग में, उस यूनिट को बोल दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अगला दीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको शॉर्ट में SI यूनिट भी, इसको शॉर्ट में SI यूनिट भी बोला जाता है। SI यूनिट। उसे किसी बुक में सिस्टम इंटरनेशनल भी लिखा रहता है, तो उसको इंटरनेशनल सिस्टम ही यूनिट होता है।
तो लिख दीजिए एन इंटरनेशनल मीटिंग was organized in 1971 in Paris to decide the unit of fundamental physical quantity। यानी 1971 में एक इंटरनेशनल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया पेरिस में, जहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट डिसाइड कर दिया गया। एंड द यूनिट डिसाइडेड in this meeting called SI unit। यानी 1971 में जो मीटिंग बुलाया गया था पेरिस में, उसमें जिस क्वांटिटीज का यूनिट डिसाइड किया गया, तो उस सारे यूनिट को बोल दिया गया SI यूनिट। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही अवेलेबल थे, और जिसके यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट बोल रहे थे, तो मेरे पास फंडामेंटल यूनिट कितने होंगे? 7 होंगे, क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज भी 7 ही है। तो आगे लिख लीजिए, SI यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज are following। यानी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 था मेरे पास, उस 7 क्वांटिटी का यूनिट हम एक जगह लिख ले रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 था मेरे पास। ये मेरे पास यहाँ दे दीजिएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे SI यूनिट, और यहाँ पे दीजिएगा सिंबल। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जो मेरे पास था लेंथ, तो पहला दीजिए लेंथ, दूसरा था मास, तीसरा था लेंथ मास, तीसरा टाइम था टाइम, चौथा टेम्परेचर,
इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी हम बोल रहे थे। चौथा इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। छठा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ का द्रव्यमान। और सातवां था लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी। तो लेंथ का ऐसा यूनिट डिसाइड किएगा मीटर, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर, और इसको सिंबल में लिखेंगे स्मॉल m। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम, इसको सिंबल में लिखेंगे kg। टाइम का ऐसा यूनिट केल्विन, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, इसको सिंबल में लिखेंगे s। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, इसको सिंबल में लिखेंगे कैपिटल K। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, जिसको सिंबल में लिखेंगे कैपिटल A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, जिसको सिंबल में MOL लिखेंगे। और लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट कैंडेला, जिसको शॉर्ट में CD लिखेंगे। ठीक फ्रेंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हम लोगों ने देखा कि यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, और इसके बाद हम देखे थे कि अभी देखे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 था, उस 7 का क्या क्या यूनिट डिसाइड किया गया। लेंथ का डिसाइड किया गया मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। अब इस 7 क्वांटिटीज़ का जो यूनिट डिसाइड किया तो फंडामेंटल यूनिट बोल दिया गया। अब SI यूनिट इसको बोल रहे थे, तो SI यूनिट को छोड़ के कुछ और सिस्टम ऑफ यूनिट भी मेरे पास अवेलेबल है, जिसको थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि यूज होगा मेरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने टाइम में। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो सम अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, सम अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। पहला दीजिएगा CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मेजर किया गया सेंटीमीटर में, मास को किया गया ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। यानी इसको लेंथ को मेजर किया गया, लेंथ को मेजर किया गया। CGS सिस्टम में हम लेंथ को मेजर करेंगे किस चीज़ में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। मास को किस चीज़ में मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे ग्राम में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। दूसरा है मेरे पास MKS सिस्टम। इसमें लेंथ को हम मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे हम M से मीटर में, मास को मेजर करेंगे K से किलोग्राम में, यानी मास को हम मेजर करेंगे
किलोग्राम में, और टाइम को हम मेजर करेंगे, देख पा रहे हैं, हाँ टाइम को मेजर करेंगे सेकेंड में। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, यानी लेंथ को मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे हम फुट में, पाउंड, मास मेजर करेंगे, मास मेजर करेंगे हम लोग पाउंड में, और टाइम मेजर करेंगे सेकेंड में। बस ये मेरे पास कुछ अदर सिस्टम ऑफ यूनिट थे जिसको मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लें। फ्रेंड्स कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम, उस टाइम मेरे पास कुछ कुछ टर्म ऐसे आते हैं, कुछ कुछ प्रीफिक्सेस यूज होते हैं जिसको जानना थोड़ा मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, अपने लोगों के लिए ज़रूरी हो जाएगा। कुछ प्रीफिक्सेस है मेरे पास जिसको हम लिख लेते हैं, हम कुछ ज़्यादा प्रीफिक्सेस लिखाएंगे आपको, और जो जो इम्पोर्टेंट है जिसको याद करना है वहाँ पे हम बता देंगे कि क्या आपको याद करना है और क्या छोड़ना है। तो लिख लीजिए कुछ SI प्रीफिक्सेस है जो हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। तो प्रीफिक्सेस, SI प्रीफिक्सेस, इस रो में दीजिएगा पावर ऑफ 10, यानी कभी कभी जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो 10 के पावर में कुछ रहता है तो उसको कुछ हम बोलते हैं, तो इसीलिए उसको थोड़ा बता दे रहे हैं। तो पावर ऑफ 10, इस पावर ऑफ 10 इसमें दीजिएगा प्रीफिक्सेस, इसमें दीजिएगा सिंबल। पहला दीजिएगा 10 टू द पावर 24, दूसरा दीजिएगा 10 टू द पावर 21, तीसरा दीजिएगा 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2, दिख पा रहा है, हाँ 10 टू द पावर 1 और है। तो इस यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसको रब करने के बाद हम बताएंगे। देखिए 10 टू द पावर 24 कहीं पे लिखा रहेगा तो उसको हम लिखेंगे योटा। क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 20 लिखा रहेगा कहीं तो 24 लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? योटा। और 10 टू द पावर 21 कहीं पे लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे जेटा। 10 टू द पावर 18 लिखा रहेगा तो वहाँ पे होगा एक्सा। 10 टू द पावर 15 लिखा रहेगा तो इसका होगा पेटा। 10 टू द पावर 15 रहेगा तो उसका होगा पेटा। और 10 टू द पावर 24 को योटा लिखेंगे, इसको कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। और 10 टू द पावर 21 को जेटा लिखेंगे, इसको कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 18 को एक्सा लिखेंगे, इसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। और 10 टू द पावर 15 को पेटा बोलेंगे और इसको कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 12 को टेरा बोला जाता है, टेरा, इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 9 को गीगा बोला जाता है, इसको कैपिटल जी से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 6 को मेगा बोला जाता है, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर 3 को किलो बोला जाता है,
इसको कैपिटल के से डिनोट करेंगे और 10 टू दी पावर 2 को हेक्टो बोला जाता है, 10 टू दी पावर 2 को हेक्टो बोला जाता है, जिसको स्मॉल h से डिनोट करेंगे और 10 टू दी पावर 1 को डेसी बोला जाता है, जिसको DA से डिनोट करेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, 10 टू दी पावर 1 को डेका बोला जाता है, डेका बोला जाता है, जिसको DA से डिनोट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए आप। इसको हम कुछ बता देते हैं इसमें कि क्या आपको याद करना है और क्या आपको छोड़ना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना सारा हमको याद नहीं रखना है। अपने लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गीगा, मेगा और किलो। बस ये तीनों ज़्यादा याद रखना है। और कभी कभी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में हेक्टो पे निकालने के लिए भी आता है, तो मन हो तो हेक्टो को भी याद कर ले, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गीगा, मेगा और किलो है, तो इसको याद ही रखें। ठीक है, यानी कहीं पे लिखा रहेगा 10 टू दी पावर 9 कहीं दिखेगा तो वहाँ पे होगा गीगा, 10 टू दी पावर 6 रहेगा तो वहाँ पे होगा मेगा, और 10 टू दी पावर 3 रहेगा तो वहाँ पे होगा किलो। अभी हम इस पर कुछ बताएंगे कैसे होता है, थोड़ा इसको तब तक नोट करें। कुछ और है फ्रेंड्स, इसको हम रब कर देते हैं। यहाँ पे आप लिखिए 10 टू दी पावर 1 पर तक देख चुके थे, तो 10 टू दी पावर आप दीजिए -1, 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -9, 10 टू दी पावर -12, 10 टू दी पावर -15, 10 टू दी पावर -18, 10 टू दी पावर -21 और 10 टू दी पावर -24। 10 टू दी पावर 1 कहीं -1 कहीं पे लिखा रहा है तो उसको पढ़ेंगे डेसी, इसको डी से डिनोट करेंगे। 10 टू दी पावर -2 तो इसको पढ़ेंगे सेंटी, इसको सी से डिनोट करेंगे। 10 टू दी पावर -3 तो इसको पढ़ेंगे मिली, इसको स्मॉल m से लिखेंगे। 10 टू दी पावर -6 लिखा रहा है तो इसको पढ़ेंगे माइक्रो, इसको म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू पढ़ते हैं इसको। इसके बाद 10 टू दी पावर -9 लिखा रहा है तो इसको पढ़ेंगे नैनो, इसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे। 10 टू दी पावर -12 लिखा रहा है तो इसको पढ़ेंगे पीको, इसको स्मॉल p से डिनोट करेंगे। 10 टू दी पावर -15 लिखा रहा है तो उसको पढ़ेंगे हम फेमटो, इसको स्मॉल f से डिनोट करेंगे। 10 टू दी पावर -18 रहे तो इसको पढ़ेंगे एटो, इसको स्मॉल a से डिनोट करेंगे। 10 टू दी पावर -21 लिखा रहा है कहीं पे तो इसको पढ़ेंगे हम जेप्टो, इसको स्मॉल z से डिनोट करेंगे। और 10 टू दी पावर -24 रहे तो इसको पढ़ेंगे येक्टो, इसको स्मॉल y से डिनोट करेंगे। इसमें भी फ्रेंड्स सब याद नहीं रखना है। यहाँ पे हम लोग को याद रखने लायक है सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो, बस इतना हमको इसमें से याद रखना है। सेंटी भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, मिली, माइक्रो और नैनो ज़्यादा रहता है। तो इसको आप नोट कर लें, और इसका यूज क्या है थोड़ा हम अभी बता रहे हैं। देखिए, कहीं पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए अगर दिया जाता है तो वहाँ पे लिखा रहेगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, तो यानी ये सब SI यूनिट में तो नहीं अपने लोग लिखे हैं। तो इसको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए SI यूनिट में कन्वर्ट कर थोड़ा जल्दी हो जाता है अपने लोगों को, तो हम कोशिश करते हैं सबको SI यूनिट में रखें। तो इसीलिए मान लीजिए कि कहीं पे हमको बोल लिखा हुआ है 10 गीगा पास्कल, आपको हमको बोल देगा कि 10 गीगा पास्कल को पास्कल में बदलो, तो क्या करेंगे, 10 को तो 10 रहने ही देंगे। और क्या बोलते हैं, गीगा का मतलब क्या, 10 टू दी पावर 9, क्या 10 टू दी पावर
9, तो गी के जगह पर 10⁻⁻9 रखेंगे। आप पास्कल का पास्कल यहाँ पे बच जाएगा, यानी 10 गीगा पास्कल मतलब 10⁻10 पास्कल। अब मान लीजिए कहीं पे हमको बोला गया है 20 माइक्रोमीटर। अब मान लीजिए 20 माइक्रोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 20 को 20 छोड़ देंगे। और माइक्रो का मतलब कितना, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और यहाँ पे मीटर का मीटर बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, जैसे मान लीजिए 25 नैनोमीटर कहीं पे लिखा हुआ है, तो इसको बोलेगा मीटर में कन्वर्ट करो, तो कैसे लिखेंगे 25 का 25 छोड़ देंगे यहाँ पे, और नैनो का मतलब कितना 10⁻⁻9, तो यहाँ पे नैनो की जगह पर 10⁻⁻9 रख देंगे, और मीटर का मीटर यहाँ पे बच जाएगा, यानी 25 नैनोमीटर इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। जैसे मान लीजिए कहीं आपको बोल दे कि 2.5 मेगा पास्कल को पास्कल में बदलो, तो 2.5 को 2.5 छोड़ देंगे, और मेगा के जगह पे कितना 10⁻6, मेगा के जगह पे 10⁻6, और पास्कल का पास्कल। यानी इस तरह से यूनिट हम न्यूमेरिकल बनाने टाइम कन्वर्ट कर लेंगे और न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।